नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। भारत के लिए आज सुबह सुबह एक बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर सामने आई जब कतर में सजा पाए पूर्व 8 नौसैनिकों की भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित वतन वापसी की तस्वीरें सामने आई। कैसे संभव हुआ ये और कैसे ये भारत की विदेश नीति का है एक बड़ा असर करेंगे, इस खबर पर विस्तार से चर्चा होगी। बात प्रधानमंत्री मोदी के दुबई और कतर के दौरे से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे। खबर कितने लोगों को आज मिला रोजगार का नियुक्ति पत्र, होगी बात यूपीआई के बढ़ते भारत के बाहर विस्तार की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दोनों देशों में की यूपीआई सर्विस की शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी की लॉन्च। पहल को बताया ग्लोबल साउथ की सफलता का प्रतीक, कहा भारत की रही है पड़ोस प्रथम की नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 1 लाख नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की रखी आधारशिला। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने का किया आह्वान, कहा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी। मंगलवार को यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का करेंगे शुभारंभ। 14 फरवरी को कतर दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। फांसी की सजा पाए पूर्व नौसैनिक सकुशल लौटे स्वदेश। सभी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना असंभव था लौटना। बिहार में आरजेडी के साथ हुआ बड़ा खेला। नीतीश कुमार की सरकार ने जीता विश्वास मत। पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पद से हटाए गए। नंद किशोर यादव होंगे नए अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसाग्रस्त इलाके का राज्यपाल ने किया दौरा। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन। भाजपा ने ममता सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा टीएमसी के गुंडे महिलाओं पर कर रहे हैं अत्याचार। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को लगा एक और बड़ा झटका। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी थामा एनडीए का दामन, कहा अपनी पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद लिया है फैसला। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक और बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने छोड़ा पार्टी का साथ। विधायक दल से भी इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के कई और नेताओं के संपर्क में होने का किया दावा। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के लॉन्च से दोनों देशों के नागरिकों को काफ़ी सुविधा होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के अभिषेक के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सदियों पुराने आर्थिक संबंधों पर भी जोर दिया। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज
एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है। उन्होंने सागर को देश का समुद्री विजन बताया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास भारत का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता। भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट। हमारा मैरीटाइम विजन है सागर। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मॉरिशस के पीएम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया, तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। देश के छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत के भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं यूपीआई के कदम की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। और अब बात रोजगार की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं थीं या प्रतियोगिताएं थीं उसमें सफल 1 लाख अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे हैं तमाम सरकारी नौकरियों के लिहाज से। प्रधानमंत्री इस प्रकार के रोजगार मेले के माध्यम से पहले भी हजारों लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस मौके पर कहा कि आज का भारतीय युवा सक्षम है और जानता है उसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करना है, और इसीलिए आज भारतीय युवा दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान भी बना रहे हैं। एक बटन और वर्चुअल रेड कारपेट के साथ 1 लाख युवा सरकार के कामकाज के सहभागी बन गए। इन्हें राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के जरिए देश सेवा करने का मौका प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरी में शामिल हुए 1 लाख युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से ही सरकार का प्रयास है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाया जाए। हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है
कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। मौजूदा सरकार ने नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। यहां तक कि युवाओं को सरकार में नौकरी देने की प्रक्रिया को तेज गति से चलाया भी जा रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में नियुक्तियां हो रही हैं। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से भी गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ नए बाजार बनते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है, जिससे नए बिजनेस तैयार होते हैं और रोजगार के लाखों नए अवसर बनते हैं। सबसे बड़ा इस रोजगार मेले में जिनका सहयोग है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने रोजगार मेले जैसी ऐसी पहल का शुरुआत की, जिससे हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये संभव हो पाया है। उन्होंने हमारे लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी गई। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल विकसित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है सरकारी नौकरी का। इस प्रकार से लाखों युवाओं को अब तक इस प्रकार से रोजगार मेले के माध्यम से सरकारी नौकरी के पत्र मिल चुके हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। अगर छोले
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापसी में कतर की यात्रा भी करेंगे। पीएम मोदी दुबई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 को भी वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में पहले हिंदू मंदिर का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री की कतर यात्रा भी इस वक्त रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले 8 महीने के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं मुलाकात होगी। पीएम मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। On 13th, soon after his arrival, Prime Minister's engagement would include meeting with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE. Following the ceremonial welcome and reception at the Presidential Palace, the two leaders will sit down for bilateral meeting. On 13th itself, Prime Minister will be addressing a community event, Alhan Modi, in Abu Dhabi. Prime Minister will be participating in the World Government Summit 2024 as a guest of honor and deliver a special keynote address on the closing day of the summit. इसके साथ ही पीएम अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर के शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मंदिर को BAPS नाम के संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। A key highlight of the Prime Minister's visit to the UAE would be inauguration of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi on 14th February. अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी 14 फरवरी की दोपहर को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. The bilateral relationship between India and Qatar that has been steadily growing includes a comprehensive span, including political ties, trade and investment linkages, a strong energy partnership, and ties in the field of culture, education, and security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह अबू धाबी में बने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय राजदूत संजय सुधीर की डीडी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की। प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। बीते 9 से 10 वर्षों को देखें तो भारत और यूएई के संबंधों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। 13-14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात आ रहे हैं। साल 2015 से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार 7वीं बार प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन है। कितनी विशिष्ट होगी ये यात्रा? संयुक्त अरब अमीरात के भारत के राजदूत संजय सुधीर जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं? सिलसिला 35 साल बाद टूटा 2015 में, और अब 7वीं बार लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक जबरदस्त मेल मुलाकात। कितना अहम ये यात्रा? यह यात्रा बहुत अहम है, और जैसे आपने कहा कि सन 1981 में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी यहाँ, उसके बाद
34 साल कोई यात्रा नहीं हुई। फिर प्रधानमंत्री मोदी 2015 में यहाँ आए, उसके बाद पिछले 9-10 साल में उनकी ये सातवीं यात्रा होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं पिछले 9-10 साल में, इनमें पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो वजह है वो ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, वो खुद इस रिलेशनशिप को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसी दौरे भी होते रहें। प्रधानमंत्री का ये 7वां दौरा होगा पिछले 9-10 सालों में, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, वो 4 बार ऑलरेडी इंडिया दौरा कर चुके हैं। कितना विशिष्ट ये मंदिर और कितना विशिष्ट उपहार संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये मंदिर हमारे जो लीडर्स हैं उनके विजन का एक हिस्सा है, और यूएई की सरकार ने उसको पूरा समर्थन दिया है। 27 एकड़ करीब ज़मीन तो दी ही है, उसके अलावा जो भी सहयोग हो सकता है उन्होंने सहयोग दिया है इस मंदिर के बनने में। भारतीय समुदाय कहीं ना कहीं दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है। इससे पहले दुबई में किया गया, विश्व के अलग अलग हिस्सों में। अहलन मोदी जो होगा यहाँ पर, कितना अलग, कितना विशिष्ट, कितना यादगार बनाने जा रहे हैं उसको। नाम ही इसलिए उसको दिया गया है अहलन मोदी, क्योंकि अहलन का मतलब है स्वागत कर रहे हैं, सुस्वागत, वेलकम, तो उसका नाम है अहलन मोदी। लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं तहे दिल से कि प्रधानमंत्री जी आएँ और उनको रूबरू देखें, उनसे सुने, उनके ख्याल सुने। जब हमने रजिस्ट्रेशन का जो रवैया था शुरू किया, तो इस तरह से लोगों ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब करीब 65,000 की रकम तक हम लोग पहुंचे, हम लोग को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। शुरुआती घंटों में तो 12-15 हज़ार से ज़्यादा ही सब बता रहे थे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। और अबू धाबी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है शेख जायद सिटी, स्पोर्ट्स सिटी में, उसमें ये प्रोग्राम होगा। सर, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होना है, प्रधानमंत्री जी उसको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संबोधित करेंगे। किस तरीके का एक वैचारिक मंथन या किस तरीके से विश्व को दिशा देने वाला ये कार्यक्रम होता है, और क्या किन प्रमुख मुद्दों पर भारत एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विकसित भारत और जो कुछ चीज़ें भारत में हो रही हैं, उसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद बताएं, क्योंकि एक मान्यता, एक आम मान्यता है भारत के बारे में, विश्व गुरु की मान्यता, और हमने वो करके दिखाया है। जैसे कि आप G20 देखें, उसका जो नेतृत्व किया प्रधानमंत्री जी ने, और जिस तरह से ग्लोबल साउथ को उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया, तो ये सब चीज़ें दुनिया समझती है, दुनिया जानती है, और दुनिया और उसके बारे में सुनना चाहती है। सर, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक विज़न दिया, लाइफ जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनके अलग अपने प्रयास होते हैं, अलग अपने उनकी आग्रह होते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल जो सप्लाई चेन वो निर्बाध रहे। जो वैश्विक चुनौतियां हैं इस समय, जो चाहे वो मध्य पूर्व की हों, चाहे फिर अन्य जगहों के संकट हों, उन सब में ये आयोजन, और फिर प्रधानमंत्री का एक भारत के मुखिया के रूप में किस रूप में देखते हैं कि दोनों देशों के आपसी संबंध इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सद्भाव को बढ़ाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री का जो सोचने का नज़रिया है वो बड़ा यूनिवर्सल नज़रिया है। चाहे आपने देखा, चाहे कोविड के समय की जब बात करते हैं, तो करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी। अभी भी जो हमने पहल करी है जिस तरह की, वो इस इंटेंशन से हैं कि पूरे देश में शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के लिए समय निकालने के लिए। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा न केवल दोनों देशों के आपसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी, संपूर्ण मध्य पूर्व और अरब देशों में भारत के सांस्कृतिक जड़ों को और ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि संबंधों को अनंत विस्तार देगी। विस्तार आपसी सहयोग से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र का भी विस्तार हो सकता है। यानी कि यहां पर पहले स्वामीनारायण मंदिर का जब लोकार्पण होगा, वो यहाँ का एक मरुद्यान सरीखा तो होगा ही, साथ ही साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक संबंधों को अनंत विस्तार भी मिलेगा। अपनी सहयोगी मेघना देव और कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अबू धाबी। और बीते कई महीनों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की कतर से सुरक्षित रिहाई हो गई है। इनमें से 7 नागरिक भारत वापस लौट भी आए हैं। भारतीय
कि कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से ये एक बड़ी जीत है जिसको लेकर देश भर में खुशी देखी जा सकती है। विदेश मामलों के जानकार सहित तमाम क्षेत्रों के लोगों ने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। भारत ने विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते दिनों कतर में वहां के कानून के आधार पर मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। रिहा हुए 8 भारतीय नौसैनिकों में से 7 नौसैनिक भारत वापस भी लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दरहा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India. कतर से रिहा होकर लौटे भारतीयों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। कतर में सजा पाने के बाद विदेश मंत्रालय ने इन नौसैनिकों को हर संभव कानूनी मदद दिलवाई थी, जिसके बाद इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में भी बदला गया था। मोदी सरकार लगातार कतर सरकार के संपर्क में थी और भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करती रही। नौसैनिकों की रिहाई सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और साथ में कतर के अमीर का। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला। भारतीय वापस आए हैं, उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। कतर से बेहद ही मुश्किल हालात के बावजूद 8 भारतीयों की रिहाई पर विदेश नीति के जानकारों सहित राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है। The diplomacy, due process law, and great regard for the bilateral relationship, which is really a strategic partnership in terms of energy security, diaspora security between India and Qatar. बहुत ऐसे मौके आए जब भारत के सामने संकट की समस्या आई, कंटक की समस्या आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और साथ ही साथ उनके दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते और बहुत दोस्ताना रिश्ते से भारत को राहत मिली है। हमारी पार्टी की ओर से हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। 8 भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई और वतन वापसी से पूरे देश में खुशी का माहौल है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों के लिए मुस्तैदी से खड़ी नजर आई है, और ये घटना भी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। तो कतर से 8 भारतीयों की सुरक्षित वापसी ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब मोदी सरकार के प्रयासों से विदेशों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है। आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं कि कब आखिर विदेश में फंसे हुए या मुश्किल में मौजूद रहे तमाम भारतीय लोगों की सुरक्षित वापसी हुई है। ऑपरेशन अजय की बात की जाए जो अभी अक्टूबर 2023 में ही चला था, जिसमें 1300 भारतीयों को इजराइल से वापस निकाला गया था जब वहां पर युद्ध के हालात बने थे। इसी प्रकार से ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में चला था, जहां पे सूडान से निकाले गए थे लगभग 3800 भारतीय सुरक्षित निकाले गए थे, क्योंकि वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी, अस्थिरता का माहौल हो गया था। भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई तो उनको सुरक्षित निकालने का काम मोदी सरकार ने किया था।
ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन युद्ध के समय 22,000 से ज़्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था और हम जानते हैं कि भारतीयों की वापसी के लिए युद्ध को थोड़ी देर रोका गया प्रधानमंत्री की अपील को। उसके बाद में भारतीयों की सुरक्षित निकासी का रास्ता बनाया गया था युद्ध क्षेत्र के बीच में से भी। ऑपरेशन वंदे भारत की बात की जाए 2020 के समय, कोविड काल के समय भी लाखों भारतीय लोगों को निकालने की कोशिश हुई और 12 लाख से ज़्यादा भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हुई थी जो कोविड के समय विदेशों में फंस गए थे और ये प्रक्रिया तमाम प्रकार से की गई थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात की जाए 2020 में ही ये कोविड के समय नौसैनिक और जहाज़ों के माध्यम से लगभग 4,000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था, चाहे बाई एयर हो या बाई सी के माध्यम से ये तमाम कोशिशें की थी। मोदी सरकार ने कोविड के समय भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने की। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का हमें सबको याद है कि फरवरी 2019 में किस प्रकार से एक जेट विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अभिनंदन गिर गए थे पाकिस्तान में, उनको 60 घंटे में सुरक्षित वापसी मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कराई थी। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर भी सुरक्षित वापसी कराना, ये भी हम सबने देखा था। ब्रसेल्स से भी निकासी के समय 2016 की अगर बात की जाए तो वहां पे आतंकी हमला हुआ था, करीब 250 लोग को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। इसमें विमान के क्रू मेंबर भी थे, इसके अलावा तमाम भारतीय भी थे, इनको सुरक्षित वहां से निकाला गया था। ऑपरेशन राहत की बात की जाए 2015 में यमन में हम जानते हैं कितना बड़ा संकट था, लगभग 5,000 के आसपास भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था और युद्ध क्षेत्र से जाकर भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराना, पानी के जहाज के माध्यम से, लड़ाकू विमानों के माध्यम से, ये तमाम चीज़ों को संभव किया गया था। इसी प्रकार से यमन से भारत ने 41 देशों के लगभग 1,000 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला था। जब हम भारतीयों को वहां से निकाल के ला रहे थे तो ऐसे लगभग 1,000 विदेशी लोगों को भी भारत ने सुरक्षित निकाला था। ऑपरेशन मैत्री की बात की जाए तो नेपाल में 2015 में भूकंप आया था, तो उस वक्त 5,000 से ज़्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था भूकंपग्रस्त क्षेत्र से। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर हमारे साथ लगे हुए हैं, बावजूद उसके एक विषम स्थिति थी, उस वक्त ये प्रयास किए गए थे। इसी प्रकार से उस वक्त लगभग 800 विदेशी नागरिकों को भी नेपाल से भारत ने सुरक्षित निकाला था, फिर उनकी भारत से अपने अपने देशों को वापसी हुई थी। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से तमाम ऐसे मौके थे जब बड़े प्रयास किए गए मोदी सरकार के माध्यम से कि आखिर भारतीय कहीं पे भी अगर असुरक्षित हैं, फंसे हुए हैं, तो एक भी व्यक्ति के लिए मोदी सरकार खड़ी नजर आती। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन मौजूदा आज की जो खबर है वो कतर से 8 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे भारत के लिहाज से आज एक सफल कूटनीतिक दिन रहा, क्योंकि कतर से 8 भारतीयों की सुरक्षित वापसी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर हम करेंगे चर्चा। इस पर ही है हमारा आज का विशेष भी, सफल विदेश नीति, सशक्त कूटनीति। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। आलोक बंसल जी हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए।
किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतीय इस बात से परेशान थे कि आखिर कतर में 8 भारतीयों को पहले फांसी की सज़ा होती है, फिर उम्र कैद में वो तब्दील होती है, लेकिन उसके बाद भी एक अनिश्चितता बनी हुई थी। आज अचानक से ये तस्वीरें बहुत कुछ कहानी बयां करती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि हम अपने नागरिकों को, विशेषकर ऐसे लोग जो हमारे वेटरन्स थे, पूर्व नौसैनिक रह चुके हैं और पुरस्कृत नौसैनिक थे, बड़े ही सक्षम थे, उनको हम वापस लाने में सफल हुए हैं। और इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। ये लोग कतार में एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे। वहां पे उनकी नौसेना को प्रशिक्षण दे रहे थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही थी, दहारा ग्लोबल, जिसमें कार्य कर रहे थे। वहां की उनकी नेवल एकेडमी स्थापित की और ऐसे कार्य किए जो अभी तक सिर्फ यूरोपियन कंपनियां ही ऐसे राष्ट्रों में करती। तो स्वाभाविक है कि जब भारत ने वहां पे घुसपैठ बनाई तो इन देशों के अंदर काफी कुछ नाराजगी थी कि भारत ये कैसे काम कर सकता है, और उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा जिसके अंतर्गत ये बेचारे भारतीय नागरिक, हमारे देश के पूर्व नौसैनिक जेल में रहे, करीब 18 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे और फांसी की सजा मिली। पर जैसे ही प्रधानमंत्री ने पहले कुवैत के अमीर से क्लाइमेट चेंज समिट के टाइम बात की, कॉप के टाइम, उसके बाद इनकी फांसी की सजा कम हो गई। और अब जैसे ही हमारी गैस डील हुई और अब जब प्रधानमंत्री जी के दौरे की घोषणा हुई, उसके साथ ही साथ ये नागरिक हमारे छोड़ दिए गए और आ गए। और ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वहां के शासकों के साथ, उसका ही एक ये परिणाम है कि ये लोग जो बेचारे मृत्यु की सजा के भय के नीचे जी रहे थे अकेले, वो वापस अपने परिवार से जुड़ पाए। जी आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण है 2 चीजें, क्योंकि क्या बड़े संदेश हैं उन लोगों के लिए भी जो तमाम भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में आज अपने काम के सिलसिले में पहुंचे, उनको एक विश्वास बहाली होती है। दूसरी चीज, सब चीजें कई बार पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत कुछ काम करती है। और जो विदेश नीति को लेकर आपने कहा कि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता, एक नेता के तौर पर उनके प्रति विश्वास, ये तमाम बड़े संदेश एक बार फिर से प्रतिस्थापित हुए हैं इस पूरी घटना के बाद से। बिल्कुल, एक चीज हम समझना चाहिए कि भारत आज दुनिया का वो राष्ट्र है जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं। जो हमारे भारतीय विदेशों में जाते हैं और कार्य करते हैं, वो 100 बिलियन से भी ज्यादा वापस हमारे देश को भेजते हैं एक साल में। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा संख्या है। और ये क्यों कर पा रहे हैं आजकल? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि भारत की सरकार उनके साथ है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी परेशानी में हो, भारत की सरकार उनको निकाल के लाएगी। और इसी कारण आज भारत के नागरिक जो दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगे और जाके कार्य कर रहे हैं और अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। ये विदेशी मुद्रा जो ये लोग अर्जित करते हैं, इसी का एक बहुत बड़ा फल है कि आज भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुनिया में 4थे नंबर पर है। जी। तो इसका कारण क्या है? यही है कि ये लोग निर्बाध रूप से कहीं जाके कार्य कर पा रहे हैं और कमा रहे हैं। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री का, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि पूरे विश्व में, विशेषकर पश्चिम एशिया और खाड़ी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री की जो स्टेचर है, विशेषकर वहां के शासकों के बीच में, वो अतुलनीय है। वो जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी है। और उसी का ये रिजल्ट है कि फांसी की सजा झेल रहे ये लोग जो है आज वापस आने में सफल हुए हैं। और इसके लिए विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी इस क्षेत्र में और विशेषकर इस क्षेत्र में उनकी काफी पहुंच है और वहां के शासकों से उनकी काफी अच्छी जान पहचान है। इन सब के सम्मिलित कार्यों के जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए, उसका फल था कि आज सुबह हमारे ये डेकोरेटेड सोल्जर्स जो इतने समय से वहां पे थे, वापस आ पाए, अपने परिवार से मिल पाए। आप सोच सकते हैं 18 महीने एक अकेली कोठरी के अंदर बिताना, पता ना हो कि क्या होगा कल, और मृत्यु दंड की सजा मिल चुकी हो, कितना भयावह हो सकता है। इस तरीके से इनकी मानसिक स्थिति पर उसने असर किया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बात को समझना, क्योंकि ये बेहद पेचीदा मामला था। क्या आरोप हैं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी, किस प्रकार के कानूनी
तरीके से धाराएं हैं उसको लेकर भी बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में था नहीं। हालांकि भारत के द्वारा लगातार कानूनी संपर्क स्थापित करना, सहायता देना और ये तमाम प्रयास चलते रहे। एक चीज़ सर ये भी, क्योंकि प्रधानमंत्री दुबई की यात्रा पे जा रहे हैं, उसके बाद में कतर भी वो यात्रा करेंगे, ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से जो लगातार संबंधों को मजबूत करने के प्रयास हैं वो इन तमाम प्रकार की घटनाक्रमों के बावजूद भी जारी हैं। आपको लगता है कि गल्फ नेशंस की बात हो, खाड़ी देशों के लिहाज से बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ में संबंधों को नई ऊंचाइयां देने की कोशिश, उसी का एक नतीजा? देखिए, पिछले 60 वर्षों में भारत के खाड़ी के देशों से कभी भी इतने अच्छे संबंध, जब से इनमें से कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, मेरे ख्याल से आज जो हमारे संबंध हैं वो अतुलनीय है। और इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके व्यक्तित्व को देना उचित हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के व्यक्तिगत संबंध आज शासकों के साथ बनाए हैं, और आपने इसका उदाहरण देखा है, संयुक्त अरब में मदीना में भारत की महिला मंत्रियों को घुमाया गया मस्जिद के पास, ऐसा कभी नहीं होता। और इससे हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके की खलबली मची वो भी आपने देखा। जब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भारत में रोड शो करते हैं तो क्या होता है लोगों को, वो भी देखा। और अब आपने कतार में भी देख लिया कि किस तरीके से भारतीय नागरिकों को हम छुड़ा के लाने में सक्षम हो गए। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में आज भारत और इसके प्रधानमंत्री का जो बोलबाला है वो बोल रहा है, और सब लोग जो है भारत की तरफ देख रहे हैं। तो सब देख रहे हैं कि उन्नत समृद्ध राष्ट्र है जो एक कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और शायद जी सबका साथ, सबका विकास और सबका जो विश्वास की बात भारत में एक राजनीतिक नारे के तौर पे नहीं, बल्कि भारतीय भौगोलिक सीमाओं के आगे बढ़कर एक आपसी विश्वास को बढ़ाने के नजरिए से भी इस घटना को देखा जा सकता है। फिलहाल वक्त इतना ही है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ नाइट में अभी बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य के राज्यपाल ने आज संदेश खाली इलाके का दौरा करके पीड़ितों से मुलाकात की। बंगाल विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के कारण भाजपा के कई विधायकों को सदन से निलंबित किया गया, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तथ्यों के साथ ममता सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और ममता बनर्जी की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर टीएमसी समर्थकों द्वारा किए गए कथित अत्याचार का मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस उत्तर 24 परगना के संदेश खाली पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल ने इस घटना पर ममता सरकार को घेरा और जांच की बात कही। राज्यपाल CV आनंद बोस ने पहले ही राज्य सरकार से संदेश खाली की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी थी। I will certainly look into all aspects of that. I do not think the state government is not able to contain this. So I should, in all fairness, ask the state government their views about the matter. I have seen what is there in the field. Now I'll certainly give an opportunity. Fairness demands that
I do not jump into conclusion about the state government. I will listen to their views. Then only I will be able to come at a proper answer to this. वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में संदेश खाली का मुद्दा उठाने पर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल सहित 6 भाजपा विधायकों को विधानसभा के विशेष सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा से संदेश खाली के लिए सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाती रहेगी। टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी एक कंपनी है, ममता की और उनकी भतीजा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा भ्रष्टाचार है, इसका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार करो और तुष्टीकरण करो और हिंदू के खिलाफ काम करो। और मुख्यमंत्री और ये सरकार मना क्यों कर रहे हैं? हम लोग का तो ये प्रश्न है, छुपाने का क्या बात है? कुछ अगर छुपाने का बात नहीं है, इतना साल से इतना महीनों से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज लखीर भंडार दे रहे और रात को बुला रहे टीएमसी पार्टी ऑफिस मनोरंजन के लिए, तो ये मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न पर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया को पीड़ित महिलाओं की आप बीती सुनाई और टीएमसी कार्यकर्ताओं की घिनौनी हरकतों को उजागर किया। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि शाहजहां पर ही ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है। हाल फिलहाल वो फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल के बाद अब बात बिहार की। बिहार में आज दिन भर राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाई उसने आज विधानसभा के पटल पे विश्वास मत हासिल कर लिया है। 122 के मुकाबले 129 वोट नीतीश कुमार के समर्थन में पड़े। इसमें आरजेडी के भी 2 विधायकों ने नीतीश सरकार का समर्थन किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनकी जगह नंदकिशोर यादव को अब नए एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि पुराने के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो भी पास हो गया था। क्या कुछ रहा दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। खेला होगा कि तेजस्वी यादव की जुमलेबाजी विधायकों की गिनती में सिर्फ जमींदोज ही नहीं हुई, बल्कि उन्हीं के साथ खेल कर गई। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ध्वनिमत से और फिर बाद में वोटिंग के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया। वहीं आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए। महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में 125 विधायक ही थे, जबकि विश्वास मत के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 129 हो गया। सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 है। उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज बिहार की सड़कों पर रात 12 बजे भी महिलाएं बेखौफ घूम सकती हैं। हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जनादेश एनडीए को मिला था, लेकिन इसे धोखे से
छीन लिया गया था। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव गलत संगत में रह रहे हैं। जाति विहीन समाज बिहार के अंदर बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का सपना प्रधानमंत्री जी का पूरा करेंगे, क्योंकि अब जाति महत्वपूर्ण नहीं है, बिहारी महत्वपूर्ण है। बिहार को अब गाली नहीं बनने देंगे, पूरे देश के अंदर बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ खूब तंज के बाढ़ छोड़े। उन्होंने कहा कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाने का काम किया है। बजट सत्र की शुरुआत में ही सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने सदन में ये प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद प्रस्ताव के समर्थन में बहुमत होने के कारण चौधरी ने ये पद छोड़ दिया। अब नंद किशोर यादव बिहार के अध्यक्ष होंगे। बहरहाल नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव के बयान से शुरू हुई खेला होने की अटकलबाजी पर न सिर्फ विराम लग गया, बल्कि जरूरी आंकड़े न होने के बावजूद इतना बड़ा दावा करने वाले तेजस्वी को बड़ा राजनीतिक झटका भी लगा है। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार गिरने और भाजपा शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद भी राज्य में सियासत के लिहाज से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस सहित तमाम दलों के कद्दावर नेता उनके संपर्क में है, जिसके बाद चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अभी और बड़े भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी को अलविदा कह करारा झटका दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे पत्र में चौहान ने कहा कि वो सबसे पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नालवेरकर को भी विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेशन पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। उपस्थित रहते थे। सारे निर्णय प्रक्रिया में अशोक चौहान जी की अहम भूमिका हुआ करती थी। उनका पार्टी में अहम स्थान था। CWC हमारी सर्वोच्च बॉडी है, उसमें भी वो मेंबर थे। तो सब कुछ जो है वो पार्टी में उनको मान सम्मान था। थोड़ी बहुत मतभिन्नता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हर पार्टी में होता है। अशोक चौहान मराठवाड़ा में नांदेड़ क्षेत्र से आते हैं। उनके पिता दिवंगत शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अशोक चौहान 8 दिसंबर 2008 से 11 नवंबर 2010 तक लगभग 2 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने संस्कृति, उद्योग, खनन मंत्री के रूप में भी काम किया। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि दूसरी पार्टियों के खासतौर से कांग्रेस के कई कद्दावर नेता उनके संपर्क में हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है और अल्प समय में फैसला लेना पड़ा है। परिस्थितियां ऐसी थी कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें।
मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और कल दिल्ली में किसानों के संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाओं को सील करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस बीच हरियाणा सरकार भी किसानों से बात करके उनके प्रदर्शन को रोकने की प्रयास करने की कोशिश कर रही है। तो इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी है।